बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय आबिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे, तो हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.6, इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करेंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में फ़र्क ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल इस टाइप का था, मीन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, मीन किसी भी फंक्शन के एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फंक्शन को, उसको जब हम इंटीग्रेट करते थे तो उसका आंसर फाई ऑफ एक्स एक फंक्शन की फॉर्म में आता था और उसके साथ हम प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखा करते थे। तो ये था हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर कोई लिमिट गिवन नहीं थी कि हमने, चूँकि हम जो इंटीग्रेशन है ये एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी जाती थी हमें कि कहाँ से कहाँ तक आपने एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट दे दी जाएगी कि आपने इस पोर्शन का, इस हिस्से का एरिया फाइंड करना है कर्व के अंदर जो भी एरिया आएगा। और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट ए से बी है, तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल एज इसी क्वेश्चन की तरह, तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स का मतलब कि कोई एक फंक्शन आएगा। जब किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ज़ाहिर है एक नया फंक्शन आता है, उसका नाम फाई ऑफ एक्स रखते हैं। तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट लिखने का तरीका वो यह कि राइट साइड पे ए टू बी लिख लें, राइट साइड पे स्ट्रेट लाइन लगा के इस तरह, उससे राइट साइड पे ए टू बी लिख लें। और या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स ए टू बी, ये सेम है हमारे पास, सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी आप दे सकते हैं, ठीक। और अब इसको अप्लाई करने का तरीका से, अप्लाई करने का मेथड ये है कि फाई ऑफ बी मीन, इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ए को कहेंगे लोअर लिमिट और बी को कहेंगे हम अपर लिमिट, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। तो फाई, पहले अपर लिमिट यूज़ करते हैं। फाई ऑफ बी जहाँ एक्स होगा वहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपने याद रखना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले तो उस लिमिट को राइट साइड पे लिखेंगे, उसके बाद हम अपर लिमिट एक्स की जगह पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये केस नंबर 1 है। नंबर 2, केस नंबर 2 कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, कि हमारे पास अगर फंक्शन की लिमिट ए से बी हो, अगर हम लिमिट को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर ये करना पड़ेगा कि इंटीग्रल से बाहर हमें माइनस लेना पड़ेगा। इसी तरह हम करते हैं नेक्स्ट कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, हमारे पास अगर कोई एक पोर्शन है उसका हमने फाइंड करना है एरिया, और वो ए से बी तक है उसकी लिमिट, मीन 1 से 3 कर सकते हैं आप। तो जब 1 से 3 हो तो आप उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं 1 से 2 2 to 3, 1 to 2 2 to 3। इस तरह ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। मीन उसको तोड़ के पीस वाइज फंक्शन भी बना सकते हैं उस ब्रेक करके उसको, ठीक है। वेयर ए लेस देन सी, सी लेस देन बी, मीन सी ए और बी के दरमियान का कोई, इसके मिड में कोई एक एलिमेंट ले लेंगे हम, ठीक हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये देख सकते हैं एक्सरसाइज के 3.6 इंटीग्रेट इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद हैं, इसलिए हम उधर से ही सॉल्व करेंगे। 1 to 2 इंटीग्रल, लिसन, इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। ओके, सबसे पहले हम दोनों टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे, 1 to 2 एक्स स्क्वेयर डी ऑफ एक्स प्लस 1 to 2 डी ऑफ एक्स। ओके, डी ऑफ एक्स को इंटीग्रल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, मीन जब भी इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उससे डिवाइड, पावर 2 थी तो यह जगह 3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 2, इसकी क्या आ जाएगी लिमिट, प्लस हम जानते हैं कि इंटीग्रल डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लिहाजा जब भी डी ऑफ एक्स हो तो उसकी इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास ऑलवेज एक्स ही आया करेगी। तो विच इज एक्स इंटीग्रेशन 1 to 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट पुट करते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि अपर लिमिट क्या है 2 है, तो एक्स की जगह लिखना है 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कर लिया। ओके, प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट किया हमने, एक्स की जगह 2 और लोअर लिमिट -1 आ गई है। तो इस तरह 2 क्यूब इज 8 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 इज 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज -1 to 1 x पावर 1/3 प्लस 1 डी ऑफ x। ओके, इसको हम सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रल लेंगे दोनों टर्म के ऊपर, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बिल्कुल सिंपल है, हमने ये करना है कि पावर में एक ऐड करना है और उससे क्या कर लेना डिवाइड, और -1 to 1 इसकी हमारे पास क्या है लिमिट है प्लस हम देखते हैं कि डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है x, तो -1 to 1। अब इसकी पावर का एलसीएम ले तो आ जाएगा 4/3 और नीचे भी आ जाएगा 4/3 में डिनोमिनेटर में। ओके, प्लस यहाँ पर डायरेक्टली हमने क्या किया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर लिया, 1 माइनस इंटू -1। ओके, तो ये कांस्टेंट है 4/3, तो ये ऊपर जाकर 3/4 बन जाएगा और बाहर ले लेंगे। अपर लिमिट है 1, तो 1 पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारे पास -1। तो हमने अपर लिमिट एक्स की जगह 1 पुट कर लिया, लोअर लिमिट एक्स की जगह -1 पुट किया और पावर 4/3। तो देखें ये पावर हमारे पास 4 है, तो 4 को हम अगर लिखें, देखिए 4/3 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 4 इवन है, लिहाजा ये माइनस की इसमें बदल जाएगा प्लस में। ठीक, तो देखिए 1 की पावर जो मर्जी है 1, -1 की पावर 4/3 आ जाएगा +1, ये तो ऑलरेडी ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0, तो 0 3/4 से मल्टीप्लाई कर आंसर आएगा 0, तो +2 करें 0 में 2 को ऐड करो तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है कि -2 to 0 1/2x - 1 पावर 1 होल पावर 2। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास 2x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखें कि पहले इस फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर क्या है 2 है, ऊपर जाके इसकी पावर जो मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हमने शिफ्ट कर लिया, इसकी पावर जाके क्या हो गई है माइनस में हो गई। अब हम देखें इनर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 2 है, लिहाजा हम 1/2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड, और ये 2 वही है जो हमने बाय डिवाइड किया था, 1/2 लिखा है, मल्टीप्लाई भी हमने किससे किया है 2 से किया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसके डेरिवेटिव जब आएगा तो तब इसके ऊपर पावर रूल इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन पावर रूल। अब देखिए -2 + 1 क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट है 0, तो देखिए x की जगह 0 पुट करें, 2 × 0 -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास -2 है, तो x की जगह क्या पुट कर ले -2। तो अब ये बिल्कुल इजी है, 2 0 to 0 -1 की पावर जो मर्जी लें हमारे पास आंसर वापस यही आ जाएगा। ओके, तो ये पावर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, तो ऊपर 1 1 बचेगा, -1 की पावर भी ऊपर नेगेटिव थी, नीचे जाके क्या हो गई है पॉजिटिव हो गई है। अब इसका एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, इसको देखते हैं -1 से -1 to 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x डी ऑफ x, तो विच इज इक्वल टू -6 to 2 3 - x होल पावर 1/2 इंटू डी ऑफ x। ओके, अब देखते हैं कि इनर फंक्शन हमारे पास क्या है 3 - x है, तो हम जानते हैं कि 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, -x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 होता है, हम जानते हैं, लिहाजा इसके ऊपर पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल इसमें शुरू में आ जाएगा, सॉरी पावर रूल क्या होगा कि पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड, लेकिन इनर फंक्शन चूंकि -1 है डेरिवेटिव इनर फंक्शन का, लिहाजा हम -1 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे। वो जो डिवीजन का -1 है वो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 पावर में भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में था इसको हम यूँ लिख लेंगे -2/3। ओके, नेक्स्ट 3 - x पावर क्या आ जाएगा 3/2, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा -6 to 2 क्या आ जाएगी लिमिट। अब अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट 2 है तो x -2 माइनस लोअर लिमिट पुट करें, x माइनस इंटू क्या आ जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6। पावर इस पे लें तो 1 की पावर ज़ाहिर हम जानते हैं 1 ही होती है। यह 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर, ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27, 27 -1 करें -26, यह माइनस और माइनस प्लस, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें 54 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इंटीग्रल 1 to √5 √2t - 1 होल क्यूब डी ऑफ t विच इज इक्वल टू
1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू टी माइनस 1 होल पावर 3 बाई टी। तो देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 1/2, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, तो ये ऑलरेडी 3 पावर है, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी इसकी पावर। ओके, अब इसका इनर फंक्शन जो है 2t - 1 है, इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं 2 आता है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड भी 2 से कर लेंगे और मल्टीप्लाई, तो वो जो डिवाइड करेंगे वो 2 ये लिखा गया है अब डायरेक्टली, ठीक, तो वो 2 ये पहुंच गया। अब जब चूंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है साथ, लिहाजा इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इसका पावर का एलसीएम लेंगे 5/2 आ जाएगा, नीचे भी 5/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 एज इट इज आ जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट इसके ऊपर अपर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 पुट करें, और लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, तो लिहाजा टी की जगह 1 पुट करें, तो इसका फिर एलसीएम लें, तो हमें इनको कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, कि स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस हमारे पास आ जाएगा 1/5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू डॉट x डी ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू 2x डी ऑफ x। ओके, हमने देखा कि यहाँ पर जो इनर फंक्शन था वो है x स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो x था इसको हमने बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, दूसरे को तो तरतीब से लिखा था। अब देखते हैं इनर फंक्शन है x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ x तो मौजूद है, 2 नहीं है, लिहाजा हमने ये देख लें 1/2 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई। प्रीवियस क्वेश्चन में चूंकि मैं लिख नहीं सका हूँ यहाँ पर, तो ये इन सब में भी इसी तरह हम ये क्या करेंगे, 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड, और 2 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी बिल्कुल सेम टू सेम। ये 1/2 हमारे पास बाहर आ गया। अब ये यूँ लिखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू इस 2x को क्या हम d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं। मीन ये 2x दरअसल इस इनर फंक्शन का क्या है, का डेरिवेटिव है, ये इनर फंक्शन ये है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x जो मौजूद है। जब भी कोई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेट करना हो तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, तो ये पावर का एलसीएम लेंगे 3/2, डिवाइड में भी आ जाएगा 3/2, ये बन जाएगा ऊपर जाएगा 2/3, तो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर हम सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट x की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 और -1 एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, दिस 2 का स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2। ओके, विच इज इक्वल टू 1/3, 5 माइनस 1 होल पावर 3/2 माइनस 4 माइनस 1 होल पावर 3/2 विच इज 1/3 इंटू 4 पावर 3/2 माइनस 3 पावर 3/2, तो ये यहाँ पर बनेंगे 1/3 जी, 1/3 इंटू 2 पावर 4 था, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 3 पावर 1 प्लस 1/2, तो देखिए 2 से कैंसिल, 2 पावर 3 होता है 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 1 to 2 x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ x। अब यहाँ पर भी हमारे लिए यह कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर x तो मौजूद है 2 नहीं है, तो हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो और यहाँ याद रखिएगा कि जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों और उनका इंटीग्रेट करना हो, जो नीचे फंक्शन है मीन डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो और इसकी होल पावर क्या हो 1 हो, यहाँ याद रखिएगा इसकी होल पावर 1 है। इस पूरे फंक्शन को, ये जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है इसको देख लें, इसकी होल पावर 1 है, उसकी पावर 1 हो तो उसको इंटीग्रेट करने का बेहतरीन तरीका यह कि बस उसके साथ नेचुरल लॉग लगा लिया करें। तो देखें यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, तो ये ऊपर डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस 2x की जगह लिखा है, मीन इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वापस 2x आएगा। इट्स मीन ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में क्या है मौजूद है, तो जब फंक्शन मौजूद हो तो हम क्या करते हैं जस्ट उसके साथ नेचुरल लॉग लगते हैं। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो और इंटीग्रेट कर लेंगे 2 to 1 या 1 to 2 कह सकते हैं। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट 2 है तो ये इससे एक्स की जगह पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। और हम जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन नेचुरल लॉग के हों और उनके दरमियान माइनस हो तो अगर सिंगल नेचुरल लॉग में लाना है तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3, तो मीन उन दोनों फंक्शन को क्या कर लेते हैं आपस में डिवाइड कर लेते हैं और वो सिंगल नेचुरल फंक्शन में आ जाते हैं इस तरह। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कहा गया कि 2 to 3 x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर को ओपन करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इन सब के ऊपर इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई करें तो 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस 2 to 3
एक्स पावर -2 डी एफ एक्स -2 2 पावर 2 to 3 डी एफ एक्स। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू डिवाइड 3, इस एक्स पावर -2 का हो जाएगा एक्स पावर -1 डिवाइड बाई -1। यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह है कि -1 to 1 x + 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट था इसकी जगह हमने लिख लिया 1/2, इसकी पावर ले लिया। इन फंक्शन को हमने तरतीब जगह इनकी बदल लिया, चूँकि मल्टीप्लाई होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लिहाजा इनको चेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2 इंटू 2x + 1। ये जो 2 था कांस्टेंट था, ये ऊपर जो एलसीएम लेके आया हमारे पास 2x + 1, तो इस 2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं 2x होता है, तो लिहाजा ओके लिख लिया हमने 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम उसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। तो बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सेम रखा। तो ये जो एक्स 2x + 1 है इसकी जगह लिखा गया, बल्कि ये लिखना अगर तो इस फॉर्म में लिखना था d/dx, तो ये फंक्शन आना चाहिए था साथ, कौन सा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर ये आना चाहिए था, ताकि मीन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फंक्शन आएगा। सॉरी, ये बाई मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, तो ये फंक्शन आएगा, मीन इसका डेरिवेटिव लें तो वापस ये आता है। ठीक, अब जब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे और उससे क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास रहेगा 1/2 प्लस 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी 3 डिवाइड बाई 2 नॉट 3। अब ये देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 फ्रॉम -1 to 1। ये जो है हमारे पास लिमिट है। अब हम इसकी अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। देखिए पहले अपर लिमिट में जितनी टर्म होंगी उन सब टर्म के ऊपर आपने अपर लिमिट वोट करनी है। तो मीन एक्स जहाँ जहाँ मौजूद है, देखें एक्स के था तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स था तो 1 + 1 होल पावर 3/2 माइनस जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास क्या है -1 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -1 पुट कर लें, -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 + 1 होल पावर 3/2। अच्छा, इसके बाद देखें कि ये देखें 2 की 1 की जो मर्जी पावर आंसर वापस 1 ही आता है, तो लिहाजा हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 1 - 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो, तो इस 1 की पावर जो मर्जी लेंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3/2, तो जिसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2, तो लिहाजा एक 3 बाहर चला जाएगा और जो 1/2 है उसकी जगह हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, -1। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आ जाएगा 1/3। ओके, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा आई थिंक 8 सॉल्व हो गया, 9 सॉल्व हो चुके। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं अब। ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज 0 to 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 to 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्केल है तो आंसर क्या आता है 9 होता है। अच्छा, हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला कुछ इस तरह है हमारे पास कि अगर हमारे पास हो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो होता है उसकी इंटीग्रेशन लें तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वहाँ यहाँ से 3 की जगह क्या होता है a, मतलब a का स्क्वायर, किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं 1/that कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स ऑफ x/that कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखें a की जगह क्या हमारे पास 3 है, तो लिहाजा इसके हम क्या लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a मीन 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, मतलब x/a की जगह क्या आ जाएगा 3। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 to 3 है। देखिए अब अपर लिमिट हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, तो अपर लिमिट क्या है 1/3 tan इनवर्स ऑफ 3/3। ठीक हो गया, अपर लिमिट है हमारे पास 3, तो यहाँ पुट करें x से ज़्यादा क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3, ये जो है ये बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 1/3 एज इट इज tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह 1 माइनस 1/3 एज इट इज tan इनवर्स ऑफ 0 डिवाइड बाई 3 इज 0 को किसी भी चीज़ को 0 से अगर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आता है वापस 0 आता है। ठीक है,
तो चूंकि ज़ीरो इज़ नथिंग, कुछ चीज़ है, तो उसको हम डिवाइड जब भी करेंगे तो डिवाइड उससे मज़ीद कैसे डिवाइड करें। डिवाइड का मतलब ये होता है कि उसे ब्रेक करना, तोड़ना, उसके हिस्से बनाना, पार्ट बनाना। तो हम ज़ीरो के कितने एक पार्ट और बना सकते हैं, ये तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 1/3 एंड टेन इनवर्स ऑफ 1। टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 के इक्वल। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें एक टेबल पढ़ा था जिसमें इन सब की वैल्यू पढ़ी थी कि tan 45 के ऊपर। tan 45 होता है π/4। पाई की वैल्यू होती है दरअसल 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 करें तो आंसर वापस क्या आता है π/4। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि tan 45 के ऊपर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो इसका मतलब अगर उलट करके लिखे कि tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब आंसर दे दिया जाए कि इसका क्वेश्चन बताए कि किसके ऊपर ये होता है, तो इट्स मीन tan इनवर्स ऑफ जो 1 होता है वो होता है किसके ऊपर है, π/4 के ऊपर। -1/3 हम बिल्कुल इसी तरह लिख रहे थे। और tan इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, हम जानते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू, इनको जब करेंगे मल्टीप्लाई, देखें ये आ जाएगा π/4, 3 = 12 माइनस 1, यहाँ ये तो हो गया ना 0, तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास आंसर π/12, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो इधर जो हमारे पास असल में इंटीग्रेट करते हुए सी अक्सर हम लिखा करते थे ना, जो इनडेफिनेट इंटेग्रल हुआ करते थे उनमें, तो डेफिनेट इंटेग्रल के क्वेश्चन में हम सी नहीं लिखेंगे। असल बात यह है कि सी वो जो होता है उसमें लिखने का मेन मकसद पर्पज़ ये होता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया, लेट सपोज करते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास x² + 2, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन क्या है x² + 2। अब हम चाहते हैं इसका डेरिवेटिव लें, चलें जी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, + 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया जी, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास 2x आया हुआ, जो इसका आंसर आया, मतलब हमारे पास x² + 2 था, उसका डेरिवेटिव लिया तो आंसर आया 2x। तो अब इससे पूछा ये जाए कि वापस क्वेश्चन बनाएं आप, तो देखिए जो चूंकि डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वापस पीछे जाने के लिए हम इंटीग्रल यूज़ करेंगे। आप देखें वो जो 2x वाला फंक्शन था, इसके ऊपर मैं ये करता हूँ कि इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ, तो जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 2 तो कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, सॉरी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो x² अंदर बच जाएगा। तो x² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आएगा, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड, तो आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इट्स मीन हमारे पास क्या आंसर आएगा 2x² डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे 2 और जो शुरू में 2 है ये तो हो गया कैंसिल जी, तो हमारे पास आ गया x²। अब x² आ गया, तो जबकि जो क्वेश्चन लेके चले थे वो था x² + 2। अभी जो हमने उस फंक्शन जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था तो उससे हमें यह मिला था जो 2x, तो इसका तो हमें आंसर मिल गया x²। तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाने के लिए तो हमें एक और कांस्टेंट भी था और वो कांस्टेंट 2 था, तो जो कि इंटीग्रेट करते हुए हमें नहीं मिला, तो उस कांस्टेंट की जगह असल में ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सी लेते हैं ना, ये लिया करते, वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लेंगे, क्योंकि इनडेफिनेट असल में इंटीग्रेशन हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन जो है ना इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो जब हमारे पास लिमिट ना दी जाए कि कहाँ से कहाँ तक आपने एरिया फाइंड करना है, तो उस टाइम में हम क्या लिखेंगे सी कांस्टेंट लिखेंगे। अगर तो जब लिमिट दे दी जाएगी तो वो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएंगे। तो इन डेफिनेट इंटीग्रल के मतलब ही हम आगे भी बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज हमारे पास है 3.6। तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया कि प्रूव करें कि नेचुरल लॉग ऑफ x को इंटीग्रेट 1 to 2 नेचुरल लॉग ऑफ x d ऑफ x, कि एक हमारे पास नेचुरल लॉग का फंक्शन है उसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए मसला यह है कि हमारे पास जो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन होता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती है, तो लिहाजा हम ये करते हैं कि इसके साथ एक और फंक्शन चूज कर लेते हैं, और फंक्शन है हमारे पास 1, तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर वही आता है, लिहाजा हम 1 चूज कर सकते हैं। अब हमारे पास चूंकि 2 फंक्शन आ गए, एक है नेचुरल लॉग का और दूसरा हमारे पास कौन सा, अलजेब्राइक, 1 जो अलजेब्राइक होगा, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास बाई पार्ट इंटीग्रेशन, कि हम ये कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हम यहाँ पर मान के चलते हैं फर्स्ट फंक्शन किसको, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं, और इसको हम मान लेते हैं कौन सा, सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, ओके।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने लिख लिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन हमारे पास है क्या चीज 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होती है 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, 1 की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास ऑलवेज इंटेग्रल या डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है क्या चीज x आते हैं। तो लिहाजा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x, तो जब भी ये चूंकि हमारे पास क्या डेफिनेट इंटीग्रल है, लिहाजा ये इंटीग्रेशन जो भी होती है जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो राइट साइड पे यूं लिख लेते हैं हमारे पास 1 to 2 माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ 1, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपको पता है नेचुरल ऑफ x फर्स्ट फंक्शन, और नेचुरल ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1 x होता है हमारे पास, नेचुरल ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्या x, और ये x क्या हो गई कैंसिल। इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन बिल्कुल सेम रहा, और इधर से इसको जो कैंसिल किया dx को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस, जब लिमिट अप्लाई करना होती है तो लिमिट अप्लाई करने का मेथड हमारे पास ये होता है कि पहले जितने जो भी वेरिएबल होता है x वगैरह उसमें हम अपर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पर है x इंटू नेचुरल ऑफ x, तो x जो हमने पुट किया 2 इंटू नेचुरल ऑफ x जो 2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1, तो याद रखना x की जगह हमने 1 पुट कर लिया, ये आ गया हमारे पास, और नेचुरल ऑफ x की जगह हमने पुट किया नेचुरल ऑफ 1 माइनस, अब हमें पता है कि डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास एक्स आ जाता है, और लिमिट हमने उसके साथ अप्लाई कर दिया। और आप याद रखना एक बात, सिंस वी नो दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है लॉग ऑफ 1 वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 0 होता है हमेशा हमारे पास, तो लिहाजा हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे 0 लिखेंगे, जगह 1 की जगह 0 लिख लेंगे, बाकी बिल्कुल सेम लिखते जाएंगे। इसमें हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट 2 है तो देखो 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो हमने पुट कर लिया 2 माइनस 1। अब ये 2 इंटू नेचुरल ऑफ 2 एज इट इज, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो हमारे पास क्या जाएगा 0, और ये देगा 2 में से 1 करो क्या जाएगा 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। इधर से हमारे पास ये आ जाएगा 2 नेचुरल ऑफ 2 माइनस क्या आ जाएगा 1, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 क्या हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रेट करें किसको, इंटीग्रेट 0 to 2, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ये ले इंटीग्रेट 0 to 2 e पावर x/2 माइनस e पावर माइनस x/2 डी ऑफ x। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों माइनस हो रहे हैं, लिहाजा हम ये करते हैं कि इन दोनों फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल क्या करते हैं अलग अलग अप्लाई करते हैं। पहले फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, दूसरे फंक्शन के ऊपर हम अलग से इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, वापस एक्सपोनेंशियल ही होता है, e पावर x हो या x/2 जो मर्जी हो उसकी इंटीग्रेशन वापस e पावर x/2 ही होगी। लेकिन जो चीज पावर में कांस्टेंट होती है, यहाँ पावर में कांस्टेंट है 1/2, x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 1/2 है, लिहाजा इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो 0 to 2 हमारे पास क्या चाहिए इंटीग्रेशन, जो लिमिट होती है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, माइनस ये फॉर्मूला एज इट इज क्वेश्चन का, e पावर माइनस x/2 को इंटीग्रेट करेंगे, e पावर माइनस x/2 एज इट इज, और इसकी पावर में हमारे पास x का कोएफिशिएंट जो है वो -1/2 है, लिहाजा उसको हम एज इट इज -1/2 से डिवाइड कर लेंगे, और 0 to क्या लिखेंगे 2 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इधर ये 2 डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 2 तो e पावर 2/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास है 0 तो e पावर 0/2 प्लस हमारे पास क्या जाएगा 2 इंटू अपर लिमिट है हमारे पास e पावर माइनस x/2 है तो उसकी जगह 2 लिख लेंगे -2/2 माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास e पावर -0/2, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। देखें कि 2 से कैंसिल तो e की पावर 1 और e की पावर 1 हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा e आ जाएगा, e पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आ जाता है। इधर भी e पावर -1 था ऊपर तो वो नीचे जाकर क्या आ जाएगा +1 और e पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और इस e को हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इसके एलसीएम लेने से हमें क्या मिल जाएगा कि 2 e आ गया हमारे पास एलसीएम, तो e को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और e को इससे मल्टीप्लाई e² + 1 -2 e डिवाइडेड बाय e हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 2 एज इट इज e, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया e -1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है। ये कौन सा क्वेश्चन निकल आया, यहाँ पहुंच गए हम, तो यहाँ से इसे हम थीटा। अब मसला यहाँ पर यह कि cos क्यूब थीटा को भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये इनकी मेरे ख्याल में सर्वस 6 इंटू π/4 2 π/4
पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे हम। ठीक है, इनटू डी ऑफ थीटा एज इट इज लिख लिया हमने। ठीक है, ओके, cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, cos स्क्वायर थीटा इनटू डी ऑफ थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये जो है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया हमारे पास। कोसिकेंट क्या रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर sin स्क्वायर ही होता है। तो अब देखिए ये बन जाएगा हमारे पास दरअसल cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पहुंचते देखिए cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास cot स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और आगे जो cos स्क्वायर थीटा था एज इट इज, cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू कोसिकेंट, क्योंकि cot मैंने बताया कि tan स्क्वायर cot स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर नेचुरल आप और इनवर्स फंक्शन इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती है, लिहाजा cot स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे क्या चीज, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, तो वो फार्मूला इसकी जगह लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला था 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 है हमारे पास कांस्टेंट, तो 2 को बाहर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1/2 और 1/2। यहाँ सिर्फ ये किया कि ये इंटेग्रल इस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर अलग अप्लाई किया, -1 के ऊपर हमने अलग अप्लाई कर लिया। ये इंटेग्रल 1/2 हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ देखो इस ऊपर वाले 1 से डी थीटा मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा के साथ इंटेग्रल अलग ले लेंगे, माइनस इसकी जगह अलग ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद वेट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 हम जो एज इट इज लिमिट रखेंगे। और इसके बाद हमारे पास होता है, इसको बिल्कुल सेम रखेंगे क्योंकि ये दो फंक्शन बिल्कुल सेम है। ये इनका इनने एलसीएम लिया था, एलसीएम आ गया 3/2, तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 पाई बाय 4 लिख लिया डी थीटा माइनस 1/2 साइन, बल्कि cos 2 थीटा की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 माइनस 3/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम जानते हैं cot पाई बाय 4, cot पाई बाय 4 cot उलट होता है किसका, tan का, cot उलट होता है tan का, जैसा cot tan पाई बाय 4 होता है 1 के इक्वल, तो cot पाई बाय 4 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के इक्वल ही होगा। प्लस cot पाई बाय 6 मतलब 30, tan 30 के ऊपर होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर ऑफ 3, तो लिहाजा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हम लिखेंगे, नीचे देखते हैं इसकी वैल्यू हमने लिखी होगी, बिल्कुल 1 ओवर स्क्वायर ऑफ 3 होती है tan 30 की, तो उलट कर लेंगे क्योंकि cot उसका उलट होता है, हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 3/2 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये लिख लिया माइनस लोअर ये लिख लिया माइनस, हम जानते हैं ये 2 को 4 से कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कितना होता है 90, तो साइन 90 पे यहाँ पर हमारे पास ओके यहाँ से क्या 1/2 माइनस के होता है 3 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड में जो 2 है वो ये बाहर ले लिया हमने। तो इसके बाद यहाँ पहुंच गए हम, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली पाई बाय 12 3/2 एज इट इज माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस के होता है 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा, 3 पाई बाय 24 आ जाएगा हमारे पास। और इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट एलसीएम लें, तो एलसीएम हमारे पास चूंकि सब में क्या है 8 है, 8 बड़ी वैल्यू हमारे पास, तो 8 को हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, पाई बाय 4 इंटू 1 प्लस कॉस के थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, tan के थीटा को हम ब्रेक करके लिखेंगे साइंस के थीटा डिवाइडेड बाई cos के थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइंस के थीटा डिवाइडेड बाई cos के थीटा प्लस साइंस cos के थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos और ये cos क्या हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा साइंस के थीटा डिवाइड इंटू डी ऑफ थीटा। साइंस के थीटा और cos के थीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan के थीटा के प्लस साइंस के थीटा एज इट इज। हमें पता है फॉर्मूला किसका के साइन tan के थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों के जगह हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 2 जब एलसीएम आया तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर नीचे डिवाइड में 1 है लिहाजा एलसीएम 2 है, तो 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमने क्या कर लिया एज इट इज लिख लिया। अच्छा, इसके बाद देखें कि हमारे पास आ जाएगा -2 में से 1 का है तो -1 आ जाएगा हमारे पास,
-2 में से -2 + 1 करें तो हमारे पास आ जाएगा -1। बाकी बिल्कुल हमने सेम रखा। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। हमारे पास 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा, -1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, -cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 0 से π/2 ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी लिमिट। अब पे हम ओके हमारे पास 1/2 इंटू अपर लिमिट हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो जहां जहां थीटा था वहां पर क्या जगह π/4, अपर लिमिट हमारे पास π/4 10 π/4 माइनस थीटा की जगह आ गया π/4 माइनस साइन 2 इंटू थीटा था तो क्या आ जाएगा π/4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में हमारे पास 0 था तो जहां जहां थीटा था वहां हमने क्या पुट कर लिया 0 पुट कर लिया। तो 10 π/4 होता है 45 के विच इज इक्वल टू होता है 1 माइनस π/4 एज इट इज। और यहाँ से ये 2 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल तो आ जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 होता है दरअसल 90 और साइन 90 पे होता है 1 तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट 1/2 लिखा है। इट्स मीन यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 पुट कर लिया। -2 इंटू tan 0 पे वैल्यू देता है हमारे पास 0 प्लस 0 एज इट इज प्लस साइन 2 इंटू 0 की जगह क्या आ जाएगा 0 साइन 0 पे होता है हमारे पास 0, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2 1 टाइम 2 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 4 सॉरी ये 2 और ये -1/2 मिलके बन जाएंगे 3/2 माइनस हमारे पास π/4 1/2 एज इट इज 4 को हमने एलसीएम लिखा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 19 हमारे पास के लेट i इज इक्वल टू 0 to π/4 सीकेंट थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ जरा थोड़ा सा गौर कीजिए कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से हम कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा के साथ कॉस थीटा नहीं था लिहाजा इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड होगा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस इधर कॉस थीटा तक कॉमन लिया बाहर चला गया हमारे पास बच गया 1 इसकी जगह। तो ये देखिए ये 1 ओवर कॉस थीटा बन गया। तो 1 ओवर कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा, ऑलरेडी ऊपर सीकेंट थीटा मौजूद है। ये 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंट थीटा इंटू दिस सीकेंट थीटा बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा tan थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू डी ऑफ थीटा। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं ये जो tan थीटा प्लस 1 है इसको t के इक्वल। दूसरे लफ्ज में आप मैं डायरेक्ट बात आपको बताना ये चाहता हूँ, ये बेशक ये जो पोर्शन थोड़ा सा किया गया है इसको आप बेशक ना करें, ये जो पोर्शन है इसको मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ इससे पहले। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला है, सॉरी इस फंक्शन का हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले। ओके क्वेश्चन नंबर 2 इजी है इसलिए ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना हो, अच्छी बात है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मिल गया। ओके 20 नंबर क्वेश्चन नंबर पास है क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें एक लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x इंटू डी ऑफ x। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। -3x का डेरिवेटिव -3 होना चाहिए जबकि ऊपर क्या हमारे पास -3x है प्लस 3x है, खाली -3 होना चाहिए था तो वो नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लीकेटेड मेथड से कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ओके यहाँ पे ये किया है कि डिनोमिनेटर में था 4 माइनस 3x, लिहाजा मैंने ऊपर ऐसी ही टर्म बनानी थी इसलिए मैंने ये काम किया कि 4 को ऐड भी कर लिया है सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो मैंने किया -4 इंटू यहाँ पर ऑलरेडी क्या था +3 और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा चूंकि -4 किया तो 4 को प्लस भी करना पड़ेगा तो मैंने ये किया। अब देखें यहाँ से इन दो में से क्योंकि मुझे 4 -3 चाहिए लिहाजा इसलिए इन दो में से मैं क्या कॉमन लेता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ। तो 4 किसका हो जाएगा प्लस का और 3x किसका हो जाएगा माइनस का, लिहाजा वो ये हो गया +4 ये एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x मैंने ये लिख लिया इनटू डी ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। अब हम ये काम करेंगे यहाँ से अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे, इस पोर्शन के साथ इसको अलग डिवाइड करेंगे और इस 4 के साथ इसको हम अलग से डिवाइड कर लेंगे। ओके तो हमने ये किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x को अलग अलग डिवाइड किया है, 4 माइनस 3x के साथ भी और +4 के साथ, ये मैंने अलग अलग किया। अब देखें इसकी होल पावर है 1 और जबकि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर है 1/2,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी ऊपर जाके -1/2। तो जब मल्टीप्लाई 4 - 3x की पावर हो जाएगा 1 - 1/2। आंसर हमारे पास आ जाएगा सिर्फ कैंसिल होने के बाद 1/2। लिहाजा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक 1/2 से ये कैंसिल हो गया। और इसके ऊपर हम अभी इंटीग्रल अलग से ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिएगा कि इधर से सिर्फ ये टर्म बच गई हमारे पास 4 - 3x की पावर 1/2। तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो माइनस बाहर मौजूद है, सिर्फ हम 3 से ही क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ जाएगा। ओके सॉरी, ये चूंकि हमारे पास कैंसिल हो चुकी है, ये वैल्यू डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, मैंने वापस से लिख लिया था। हमारे पास आ जाएगा 4 - 3x की पावर क्या आई है 1/2। और इसके साथ मुझे क्या चाहिए, माइनस मुझे चाहिए, ठीक है, माइनस ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। हम सिर्फ 3 को लिख लेंगे, यहाँ पर 3 लिखते हैं और 1/3 लिख लेते हैं। 1/3 से डिवाइड भी कर लिया और 1/3 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्योंकि इनर फंक्शन में है 4 - 3x। तो -3x का डेरिवेटिव था -3, तो माइनस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। ओके, इस टर्म का आप डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, पावर में ऐड करेंगे और उससे क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। अब आइए बात दूसरे पोर्शन की, कि ये जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो इंटीग्रेशन हमारे पास थी 4, तो 4 कांस्टेंट है, मैं उसे बाहर ले जाता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास था 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, जो दूसरा पोर्शन था हमारे पास +4 डिवाइडेड बाय दिस, तो 4 को मैंने बाहर लिया, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ जो 4 था उसको मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर, माइनस 3x था तो मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर और रूट अगर आप वापस कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वापस 3x आ जाएगा। और हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास आ जाए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हम लिखते थे साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला वापस बन जाएगा, 4 एज इट इज इनटू हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हो पहले कांस्टेंट हो फिर वेरिएबल, तो साइन इनवर्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय हमारे पास एक जाके 2 है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, जिसमें है कि प्रूव दैट डेफिनेट इंटीग्रल उसको कहते हैं जिसमें लिमिट गिवन हो। तो इसमें है कि π/6 टू π/2 इंटीग्रेट करें, किसको cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू 2 प्लस sin x d ऑफ x। तो यहाँ पर हम चूंकि हमारे पास न्यूमरेटर में है d ऑफ cos ऑफ x और डिनोमिनेटर में sin x, तो हम इसलिए sin x को लेट कर लेते हैं t के इक्वल, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x ऊपर मौजूद है, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर से sin x को लेट किया t के इक्वल। तो पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x d ऑफ x। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, चूंकि हम अब चेंज करेंगे लिमिट भी, x से हमने चेंज कर लिया है किस में, t में, तो लिहाजा लिमिट भी चेंज होगी। तो जब हमारे पास था x इज इक्वल टू π/6, तो तब हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी π/2। कैसे आएगी, क्योंकि हमने लेट किया कि t इज इक्वल टू किसके इक्वल लेट किया, साइन x के इक्वल। तो t इज इक्वल हमने लेट किया t इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन x के इक्वल। तो देखिए जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो x की जगह जो लोअर लिमिट है वो π/6 है, वो पुट करें। अगर इधर हम π/6 पुट करें तो साइन π/6 पे होता है 30 और साइन 30 पे होता है 1/2। तो इट्स मीन t की वैल्यू निकल आएगी क्या, 1/2। और जब x की दूसरी लिमिट जो थी अपर लिमिट वो π/2 थी, वो पुट करें यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 पे होता है 1, तो इसका मतलब t की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमारे पास जो लिमिट हो गई है वो चेंज हो गई है, वो हो गई है π/2 से 1 तक। देखें सो i इज इक्वल टू लिमिट चेंज हो गया π/1 से 1/2 से 1 तक, एंड dt ऊपर था हमारे पास cos x dx, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे dt जो डेरिवेटिव लिया, नीचे जो sin x था उसकी जगह हमने t लिख लिया, और जो 2 था अपनी जगह पर प्लस sin x की जगह हमने t लिख लिया। अब इस फंक्शन को हम अलग अलग पार्शियली डिफरेंशिएट, पहले पार्शियल फ्रैक्शन इसके ऊपर लगाते हैं। तो देखो 1/t इंटू 2 प्लस t कर लेते हैं, a डिवाइडेड बाय जगह t, ये जो t है इसको a से डिवाइड कर लेंगे, प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस t आ जाएगा हमारे पास।
अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन एलसीएम ले लेते हैं, ये चीज एलसीएम लेते हैं तो इसको बोथ साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस टी एंड बी के साथ हो जाएगा टी, बाकी टर्म वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ से हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0, टी की जगह हम पुट करते हैं 0, तो हमारे पास इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर देखिए कि b की टर्म क्या हो जाएगी 0, b की टर्म 0 हो जाएगी जब, तो हम इधर भी t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a, 1 इज इक्वल टू 2a, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू निकल आई है। अब दूसरी बार हम ये पुट करेंगे 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 जो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये 2 टी की जगह -2 पुट करेंगे, ये तो a की टर्म ही 0 हो जाएगी, लिहाजा हमारे पास a 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू टी की जगह पुट करेंगे -2, तो ये आ जाएगा। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास b की भी वैल्यू निकल आई है। a और b की दोनों वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे a और b की जगह, और फिर इनको पुट करने के बाद इस इंटेग्रल में हम क्या करेंगे पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो a और b की हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास a और b की वैल्यू पुट करने से आया है जनाब 1 बाई क्या था t इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a की जगह 1/2 डिवाइडेड बाई टी प्लस b की जगह आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस टी एज इट इज। ओके, तो फिर डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, यो अच्छा अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/2 से 2 तक 1/t इंटू 2 प्लस टी डी ऑफ टी है, तो 1/2 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं। a वाली टर्म के ऊपर इस टर्म के ऊपर हम अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे, इस टर्म के ऊपर हम अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये t है तो t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 जो ऊपर मौजूद है, इधर भी t है, t का डेरिवेटिव ऊपर 1 होता है जो ऊपर मौजूद है, ये 1 -1/2 और 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर t के साथ जो कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके साथ नेचुरल लॉग लग जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो किसी भी फंक्शन का उसकी पावर 1 हो तो हम उसके साथ नेचुरल लॉग लगा लेते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ t आ जाएगा। यहाँ पर भी इस पूरे फंक्शन के साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ओके, अब हम पुट करते हैं अपर लिमिट है 1, तो इस t की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट है 1/2, तो -1/2 पुट कर लिया। इसी तरह -1/2 ये सेम रखा साथ, और यहाँ पर अपर लिमिट थी 1 तो हमने इसकी जगह 1 पुट कर लिया है जनाब, 2 प्लस टी था, टी की जगह 1 पुट कर लिया। लोअर लिमिट थी हमारे पास 1/2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1/2 पुट कर लिया किसकी जगह टी की जगह। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल लॉग ऑफ होता है हमारे पास टी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो वो ऑलवेज होता है किसके इक्वल 0 के इक्वल, तो इसकी जगह हमने ये 0 पुट कर लिया, बाकी तमाम टर्म को हमने सेम रखा है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये एलसीएम लेना था 2 टाइम 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, इसके बाद हमने ये किया -1 नेचुरल का 1/2 एज इट इज रखा, ये माइनस अपनी जगह, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस की हो जाएगी टर्म और ये टर्म हो जाएगी प्लस की, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो इसे मल्टीप्लाई हो गई, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास प्लस की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इस टर्म को सेम रखा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब देखिए कि ये दो टर्म इनके दरमियान माइनस है, माइनस को ले कॉमन अगर हम, तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इधर अंदर आ जाएगा प्लस, तो जब भी प्लस की दो टर्म हो तो वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो रही थी, प्रोडक्ट 1/2 मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y हो तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x y की फॉर्म में उसे हम लिखा करते हैं। मेन में यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको कि हमारे पास अगर नेचुरल लॉग की दो टर्म हो, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y, कोई दो टर्म हो, हम उसको लिख सकते हैं, अगर एक नेचुरल लॉग में लिखना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ x y आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर इनसे माइनस कॉमन लेने के बाद ये हुआ है, तो यहाँ इनसे माइनस कॉमन लेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग एक टाइम आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3। तो उसके बाद चूंकि इन्होंने थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट किया हुआ तो वो जो माइनस कॉमन लिया हुआ है वो एक ही है और ये प्लस की वैल्यू है, तो नेचुरल लॉग की दो टर्म हो अगर उनके दरमियान माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाया करती हैं। अगर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, दूसरी के साथ क्या आ जाएगा प्लस, तो इसलिए दूसरी टर्म जो प्लस वाली ऊपर रहेगी, हमारे पास एक नेचुरल लॉग में लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3। तो आप देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा 3। तो यही हमारे पास इस
क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन है। इक्वल टू 0 to π/2 sin x d of x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x into 2 प्लस cos x। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें ऊपर हमारे पास क्या है sin x और नीचे क्या हमारे पास cos x। इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में cos x ओवर sin x था, तो इसमें हम लेट कर लेंगे लेट t इज इक्वल टू cos x। तो t का डेरिवेटिव लें तो आ जाता है dt cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x d of x। तो चूंकि ऊपर sin x dx है प्लस का है, तो लिहाजा ये जो माइनस है ना, इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर माइनस की टर्म आ जाएगी, माइनस dt आ जाएगा और sin x dx आ जाएगा। इस वैल्यू को हम ऊपर आसानी से पुट कर सकते हैं इसकी जगह। आप देखेंगे व्हेन, अब लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी क्योंकि हम टी में फंक्शन को ले जाए। व्हेन x इज इक्वल टू 0 मीन यहाँ जो जब हम पुट करते हैं वहां पर ही ये वैल्यू रखा करते हैं, तो मीन यहाँ पर t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है cos ऑफ x। तो x की जगह 0 पुट करोगे, cos 0 किसकी इक्वल होता है 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरी लिमिट हमारे पास अपर लिमिट थी π/2, तो x की वैल्यू है π/2, तो इसको यहाँ पर पुट करें तो t इज इक्वल टू cos π/2 पे होता है 0। तो इसका मतलब हमारे पास लिमिट क्या आ गई है 1 से 0 तक। तो हमने 1 से 0 लिमिट ली, sin x dx इसकी जगह क्या आया हुआ है dt आया हुआ है, वो हमने लिख लिया इसकी जगह, डिवाइड में 1 एज इट इज प्लस cos x की जगह t इंटू 2 एज इट इज प्लस cos x की जगह t। आप देखें यहाँ से ये जो माइनस था इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर चला गया। यहाँ एक उनने जो क्वेश्चन को समझिएगा ये फार्मूला यूज है, 1 to 0 था और बाहर माइनस था। जब भी हम लिमिट चेंज करेंगे, ये 1 से 0 था, लिमिट चेंज किया 0 to 1 कर लिया, तो जब भी लिमिट चेंज करते हैं तो बाहर माइनस आता है। चूंकि इधर ऑलरेडी माइनस था तो वो माइनस, तो जो माइनस इसकी लिमिट चेंज करने से आया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे डायरेक्ट प्लस लिख लिया गया और लिमिट भी चेंज कर ली गई है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं नाउ कंसीडर, अब हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं। 1 over 1 plus t into 2 plus t, a डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 plus t प्लस b डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2 plus t। ओके, तो एलसीएम लेंगे उसका, तो लेफ्ट साइड से टर्म्स कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, राइट साइड से a के साथ बचेगा 2 plus t और b के साथ बचेगा 1 plus t। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। आप देखिए कि वहां पर पहला जो a डिवाइडेड बाय था 1 plus t, तो उसको हम लेट कर लेंगे 0 के इक्वल, तो t इज इक्वल टू क्या रहेगा -1, इधर +1 है, दूसरी तरफ जाके -1, इसको इक्वेशन 1 में आप क्या कर लें पुट कर लें। तो ये टर्म क्या हो गई, b वाली टर्म हो गई 0 और a के साथ आ गया 1, तो यहाँ 1 है, 1 उधर जाके डिवाइड होगा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसी तरह हम दूसरे को देखते हैं कि पुट करते हैं हम दूसरी बार क्या 1 plus t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास b डिवाइडेड बाय यही था, +2 था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया -2 हो गया। इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास है 1 इज इक्वल टू a वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, t की जगह -2 पुट करेंगे 0, b के साथ आ जाएगा -1, तो माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब a और b की वैल्यू हम वापस पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट ऐसे करेंगे कि दोनों फंक्शन के साथ हम अलग अलग इंटीग्रल भी ले लेंगे और d ऑफ t भी लेंगे। यहाँ देखते हैं ये 1 plus t है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, t का डेरिवेटिव 1 होता है जो ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा इसके साथ क्या लग जाएगा नेचुरल लॉग। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसके साथ नेचुरल लॉग लग जाता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, इसमें भी है 2 plus t, तो t का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, 1 मौजूद है, तो लिहाजा इसके साथ भी क्या लग जाएगा हमारे पास यहाँ पर नेचुरल लॉग। अब हम इसमें इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो देखें अपर लिमिट हमारे पास 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 ऑलरेडी है, 1 plus t की जगह हमने 1 पुट कर लिया, माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग 1 plus t की जगह क्या पुट कर लिया 0, और फिर इस फंक्शन में अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 plus t की जगह 1 पुट कर लिया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 plus t की जगह क्या पुट कर लिया 0 पुट कर लिया। अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ t किसके इक्वल, नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है, लिहाजा यहां से ये जो बच जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1, इसकी जगह उन्होंने 0 लिख लिया, नेचुरल लॉग ये आ गया 2, यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 1 2 plus 1 की जगह 3 और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 2। अब देखते हैं हम कि ये नेचुरल ऑफ 2 और नेचुरल ऑफ 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सो बस ये यूं देखिए कि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो जब नेचुरल में दो चीजें प्लस में हो रही हूँ, एक नेचुरल ले तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये तीसरी टर्म हमारे पास माइनस की थी, और जो चीज माइनस में हो उसका एक नेचुरल में ले आना चाहते हैं अगर आप सिंगल में, तो वो डिवाइड हो जाएगी, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू नेचुरल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1, find the area between the x-axis and the curve y is equal to x square plus from x is equal to 1 to x is equal to 2. We want to prove that the area of this curve y is equal to x square plus 1 represent a curve. Okay, we want to prove the area in between x is equal to 1 to x is equal to
Okay, curve y is equal to x square plus 1. From x is equal to 1 to x is equal to 2. We want to prove area in between this limit. Since y is greater than equal to 0, whenever we put x 1 to 2, mean when we put x is equal to 1 here at the place of x, we get y is equal to 2. And when we put x is equal to 2 here, square of 2 is 4. 4 plus 1 is equal to 5, with both values are positive. That's why we can say that y is greater than equal to 0 whenever x in between 1 to 2. That's why area is equal to 1 to 2. This is limit, and x square plus 1 into d of x, this curve. And now integrating, applying integral on both term, 1 to 2 x square d of x plus 1 to 2 d of x. We know that integration of x square is x cube divided by 3, and 1 to 2 is integral limit of integral, plus we also know that integration of d of x is x, and 1 to 2 is the limit of integration. Now applying upper limit and lower limit. Upper limit is 2 and lower limit is 1. Okay, 2 cube divided by 3 minus upper limit minus 1 cube divided by 3 is lower limit, plus upper limit is 2, we put at the place of x is 2, minus lower limit is 1, we put the value of x is 1. 2 power 3 is equal to 8 divided by 3 minus 1 power 3 is equal to 1 divided by 3, plus 2 minus 1 is equal to 1. Okay, taking LCM of these two terms, we get 3, and 8 minus 1 is 7 divided by 3 plus 1. Again, taking LCM of these two terms, we get LCM is 3, and 7 plus 3, 1 times 3, 7 plus 3 is equal to 10. 10 by 3 is the required area of a given curve in between 1 to 2. Question number 2, find the area in between x is equal to minus 1 to 2 of the curve y is equal to 5 minus x square. Again, we know that y is greater than 0 whenever x belongs to minus 1 to 2. When we put x is equal to minus 1 square equal to plus 1, 5 plus minus 1 is equal to 4, which is a positive value. And again, when we put at the place of x is 2 here, 2 square is equal to 4, 5 minus 4, which is equal to 1, which is also a positive value. That's why we say that y is greater than 0 whenever x belongs to minus 1 to 2. So area is equal to minus 1 to 2, which is limit integration of 5 minus x square d of x. Now taking integral on both terms, we know that the integration of 5 is 5x, 5 is constant, and integration of dx is equal to x, minus we also know that the integration of x square is x cube divided by 3. Okay, now applying upper limit, which is 2. Putting the upper limit at the place of x, 5 into 2 minus 2 cube divided by 3 minus lower limit, which is minus 1. At the place of x, we put minus 1 and minus 1 cube. Now taking LCM of this term, 2 power 3 is equal to 8, and minus 1 power 3 is equal to minus 1. This minus and this minus 1 become plus. Okay, now taking LCM, which is 3, 10 3 times 30, 30 minus 8, which is equal to 22 divided by 3, minus taking LCM, which is 3 minus 5 3 times minus 15 plus 1, which is equal to minus 14 divided by 3. This minus and this minus multiplying minus plus. Okay, now again taking LCM, which is 3, 22 plus 14, which is equal to 36 divided by 3, and cancel out 3, 1 times 3, 3, 12 times 36. We got 12 square unit is the area of a given problem. Question number 3, curve y is equal to 3 square root of x in between x is equal to 1 to x is equal to 4. Find area between this limit x is equal to 1 to x is equal to 4 of the curve y is equal to 3 square root of x. Since y is greater than or equal to 0, when we put x as 1 and 4, okay, we know that the limit of x is 1 and 4. When we put at the place of x is 1, we get y is equal to 3, which is a positive number. And when we put x at the place of x is 4, we get 2, 3, 2 times 6, which is also a positive number. That's why we say that y is greater than or equal to when x belongs to 1 to 4. Okay, so area is 1 to 4, integration of 1 to 4, 3 square root of x. 3 is a constant,
which we take from outside the integral, and this one. Okay, now at the place of square root, we know that the value of square root is 1 by 2. Take the power x power 1 by 2 d of x. Now taking LCM, taking integral, we know that when we take integral, we add just 1 in power and divide that constant. Okay, adding by 1 this and also dividing by this constant 1 by 2 plus 1. Upper limit is 4 and lower limit is 1. Okay, taking LCM of 2, we get 3 by 2 divided by 3 by 2 and limit is 1 by 4. Next, which become 3 by 2 by 3, and this 3 by 2 is dividing when we this at third place, and now 2 is equal to applying upper limit, which is 4. At the place of x we put 4 power 3 by 2 minus lower limit is 1. Okay, next, taking power 4 by 3 minus 1 power 4 by 3, and we know that 1 power any when we take which is also equal to 1. 4 power 4 by 3 is equal to 2 power 2 whole power 3 by 2. Cancel out this 2 and 2 and we get 2 into 8 minus 1, which is equal to 14 square unit is the required solution of our problem. Next, question number 4, y is equal to cos of x, where x from minus pi by 2 to x is equal to pi by 2 is the limit. Find the area of y is equal to cos of x curve. Okay, since y is greater than 0 whenever x belong to minus pi by 2 to pi by 2, when we put x is equal to pi by 2 here, we know that the value of cos is always positive. When we put cos minus pi by 2 or plus by 2, we always get answer is 0. 0 is a non-negative number, that's why we say that y is greater than 0. All values of y are greater than 0. Okay, area minus pi by 2 to pi by 2, cos of x d of x. We know that integration of cos of x is sin of x minus pi by 2 to pi by 2. Now applying upper limit, which is pi by 2, at the place of x, sin pi by 2 minus sin minus pi by 2. Sin pi by 2 is sin 90, which is equal to 1, and minus as it is, we also know that when angle of sine is negative, answer always equal to negative that value. Mean sin minus theta is always equal to this one. If we have sine minus theta, then answer will be is minus sine theta, minus sine of theta. This minus and this minus become plus, minus minus plus at the value of sine pi by 2, which is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 2, which is the required solution of this. Number 5, find the area between x-axis and the curve y is equal to 4x minus x square. Area between x-axis and curve is given y is equal to 4x minus x square. Y is equal to 4x minus x square is the curve. To find limit, mean to find the value of x, put y is equal to 0, because we know that on x-axis y is always 0. So putting y is equal to 0 in this equation, we get 4x minus x square, which is equal to 0. Taking common x, we get x into 4x minus x, which is equal to 0. Here x is equal to 0 or x is equal to 4, which is the required limit. Now y is greater than 0 when x belongs to 0 to 4. Mean when we put at the place of x is 0 or put at the place of x is 4, we get always a positive answer. So we can say that y is greater than 0 when we put when x belongs to 0 to 4. Okay, area is 0 to 4, 4x minus x square d of x. Taking integral on both terms, we know that the integration of x is x square divided by 2 and integration of x square is x cube divided by 3. And next,
Now this 2 and this 4 is cancelled out. We get just 2x square minus x cube divided by 3, limit from 0 to 4. Now applying upper limit. What is upper limit? Upper limit is 4. Applying at the place of x, we put upper limit, which is 2 4 square minus 4 cube divided by 3. Upper limit minus lower limit, which is 2, and at the place of x we put 0 minus 0 cube divided by 3. Okay, and next we know that square of 4 is 16, and 16 2 times 32 minus 4 cube is 64 divided by 3, and 2 0 multiplied 0 or 0 cube 0 divided by 3 is always equal to 0. Taking LCM, which is 3, we get 32 divided by 2, which is the square unit is the area of this problem. Okay, question number 6 is determine the area bounded by the parabola y is equal to x cube plus 2x minus 3 and the x-axis. Here curves is a parabola, y is equal to x cube plus 2x minus 3, but the limit of x is not given. First of all, we find the limit of x. Okay, for this put y is equal to 0, because we know that on x-axis y is always equal to 0. That's why we put y is equal to 0 to find the value of x. When we put y is equal to 0, we get x square, this x square plus 2x minus 3 is equal to 0. Okay, and now factors of this equation, which is a quadratic equation, factorize the factor of this equation 3x minus x, because when we subtract 3x minus x we get again 2x. Okay, taking common x from these two terms we get x plus 3, minus taking common minus 1 from these two terms we get x plus 3. Now taking x plus 3 common from these two terms we get x plus 3 into x minus 1, which are equal to 0. So x plus 3 equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 3 and x is equal to 1 is the limit of limit for this problem. Okay, when our y is less than now y is less than equal to 0 when our x belong to minus 3 to 1. How? When we put minus 3 at the place of x in equation 1, we get a negative answer. Okay, again when we put a value of the 1 in this, we get a negative answer. So we say we called now y is less than or equal to 0. Okay, that's why area of this is minus. When y is less than or equal to 0, we take negative sign outside this limit. Okay, wait. Integrating all terms, integral of x square is x cubed divided by 3 plus x is x squared divided by 2 minus integration of constant is x. So now applying upper limit and lower limit, we get upper limit is 1 and lower limit is minus 3. So putting value at the place of x is first of all 1 and then at the place of x is minus 3. We get this one 1 by 3 plus 1 minus 3 plus minus 27 by 3 plus 9 plus 9. Now taking LCM, then we get 5 divided by 3 plus 9, which is equal to 32 divided by 3 is the square unit area, which is required solution. Question number 7. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube plus 1. The x-axis and the line x is equal to 1. Here we have a curve which is y is equal to x cube plus 1 and the value of x is equal to 2, which is a straight line or a linear equation, which is also called a linear equation. To find the other values of x, we put y is equal to 0. At the place of this y put y is equal to 0, we get x cube plus 1 is equal to 0. We know that which is equal to x cube plus 1 cube, which is equal to 0, and we also know that a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b is equal to b square is equal to 0. So here x cube plus 1 cube, this is 1 cube. We know that cube of 1 is always equal to 1. Okay. Now open this formula, we get x plus 1 into x square minus x into 1, which is x, plus 1 square is 1, which is equal to 0. So x plus 1 is equal to 0 and x square minus x plus 1 is equal to 0. From here, move this 1 from left to right side, which is negative x is equal to minus 1
or x is equal to, which is a quartic equation. Applying a quartic formula on this term, we get two values of this, which are these two values of the x are, but which are we can see that this minus appear as well as minus 1 over 4 minus 1. Taking LCM, then we get 27 divided by 4 square unit area of this problem. Okay, next question, inshallah we will solve in next class. Thanks for watching. Allah Hafiz, good luck.